जिस लड़की को मैं अपने माता पिता की मर्जी से दुल्हन बनाकर शहर लाया था, मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में कोई और जिंदा था। वो शांत थी, मैं ईमानदार था, लेकिन हमारे बीच चुपचाप एक साजिश पल रही थी। एक रात वो घर से निकली, ना कोई झगड़ा, ना कोई शोर, और अगली सुबह पूरा इल्जाम मुझ पर था। उसके घर वालों ने कहा, या तो इसने हमारी बेटी को मार दिया या फिर कहीं भगा दिया। पुलिस ने मुझे कातिल मान लिया, समाज ने मुझे दोषी ठहरा दिया। लेकिन घर में लगा एक सीसीटीवी कैमरा उस रात का ऐसा सच दिखाने वाला था, जिसे देखने के बाद ये साफ हो गया कि ये बेवफाई नहीं थी, ये पहले से रची गई एक खामोश और खौफनाक प्लानिंग थी। जिस लड़की को मैं अपने माता पिता की मर्जी से दुल्हन बनाकर शहर लाया था, मुझे क्या पता था कि उसके दिल में कोई और अब भी जिंदा है। मेरा नाम अजय शर्मा है। गांव की कच्ची गलियों में पला बढ़ा सीधा साधा इंसान। जब नौकरी लगी तो पहली बार शहर आया। छोटा सा किराए का कमरा, नई जिंदगी और ढेर सारे सपने। इसी बीच घर से फोन आया। लड़की देखी है, जान पहचान की है, साफ सुथरा परिवार है। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। गांव के लड़के सवाल नहीं करते, बस भरोसा करते हैं। पूजा मेरी जिंदगी में ऐसे आई जैसे शांत सुबह की पहली धूप, कम बोलने वाली, नजरें झुकाकर चलने वाली। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि उसकी खामोशी के पीछे कोई तूफान छुपा है। शादी के बाद हम शहर आ गए। मैं सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात थका हारा लौटता। वो घर में अकेली रहती। मैं समझता था, नई जगह है, वक्त लगेगा। लेकिन कई बार जब मैं उससे कुछ पूछता तो वो चौंक जाती, जैसे मैं सवाल नहीं, कोई राज पूछ रहा हूं। एक दिन मैं देर से लौटा। कमरे में घुसते ही देखा पूजा मोबाइल हाथ में लिए घबराई हुई थी। मुझे देखते ही उसने फोन काट दिया। किससे बात कर रही थी? मैंने सहजता से पूछा। उसने बस इतना कहा, घर से। मैं चुप हो गया, क्योंकि मैंने कभी शक करना सीखा ही नहीं था। लेकिन उसी रात मैंने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। शहर की भीड़ में कभी कभी किस्मत पुराने रास्तों से टकरा जाती है। एक दिन पूजा बाजार गई थी। वहीं उसे अचानक कोई दिखा। राहुल वर्मा, उसका पुराना प्यार, जिसे वो पीछे छोड़ाई थी या शायद पीछे छोड़ने का नाटक किया था। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड के लिए दुनिया थम सी गई। राहुल ने बस इतना कहा, तुम खुश हो? और पूजा के अंदर दफन किया हुआ प्यार अचानक सांस लेने लगा। उस दिन के बाद पूजा बदलने लगी। अब वो जल्दी तैयार होती। अब वो बाहर ज्यादा जाने लगी। अब उसके फोन में पासवर्ड था। और मैं बस इतना सोचता था, शायद शादी के बाद ऐसा ही होता है। लेकिन हर रात जब वो बालकनी में खड़ी होकर नीचे सड़क की तरफ देखती, मुझे लगता वो किसी का इंतजार कर रही है। कुछ हफ्तों बाद मैंने उसे किसी के साथ देखा, दूर से। वो वही लड़का था। दोनों के बीच दूरी कम थी और नज़दीकियां बहुत ज़्यादा। मैंने खुद को समझाया, अजय, गलतफहमी है। लेकिन सच्चाई अक्सर चुपचाप दिल को चीरती है। उसी रात पूजा ने मुझसे कहा, अगर मैं एक दिन अचानक चली जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? मैं हंस पड़ा, ये कैसी बातें कर रही हो? लेकिन उसकी आंखें नहीं हंसीं। मुझे नहीं पता था कि उसी सवाल के साथ एक प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। राहुल अब सिर्फ पुराना प्यार नहीं था, वो एक रास्ता बन चुका था। एक ऐसा रास्ता जिसके अंत में मैं खड़ा था। और वो रात जो मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, अब बहुत दूर नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि जिस घर को मैं सुरक्षित समझता था, उसी घर में मेरे खिलाफ सबसे खतरनाक साजिश लिखी जा चुकी थी। उस दिन के बाद मैंने पूजा को समझने की कोशिश छोड़ दी, क्योंकि कुछ रिश्ते समझे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। और मैं साफ महसूस कर रहा था, कुछ बहुत गलत चल रहा है। पूजा अब मुझसे नजरें चुराने लगी थी, मेरे सवालों से नहीं, मेरी मौजूदगी से। मैं जब कमरे में होता तो वो मोबाइल नहीं उठाती, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता उसका फोन जिंदा हो जाता। कभी हंसती, कभी धीमी आवाज में बात करती। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, पूजा क्या बात है, तुम बदली बदली सी क्यों लग रही हो? वो पल भर चुप रही, फिर बोली, तुम ज्यादा सोचते हो अजय। उसकी आंखों में जवाब नहीं था, बस बचाव था। उधर राहुल अब सिर्फ याद बनकर नहीं आता था, वो प्लान बनकर लौट चुका था। शाम ढलते ही दोनों मिलने लगे।
कभी मंदिर के पीछे, कभी अधूरी इमारत में, कभी भीड़ के बीच जहां कोई पहचान न सके। राहुल के शब्द मीठे थे, लेकिन नीयत जहरीली। तुम इस जिंदगी में खुश नहीं हो, वो पूजा से कहता। वो आदमी अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लायक नहीं। पूजा सुनती थी और हर बार थोड़ा और टूट जाती थी। एक दिन राहुल ने वो बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर अजय रास्ते से हट जाए तो हम साथ रह सकते हैं। पूजा चौंक गई। ये क्या कह रहे हो? उसने डरते हुए पूछा। राहुल मुस्कुराया। डर मत, कत्ल की बात नहीं कर रहा, बस एक ऐसा खेल जिसमें वो खुद ही दोषी बन जाए। उसी रात पूजा घर लौटी। मैंने पहली बार उसे रोते हुए देखा। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा। उस नज़र में गिल्ट था, डर था और कुछ ऐसा जो मुझे समझ नहीं आया। अगले कुछ दिनों में उसने मुझसे अजीब सवाल पूछने शुरू किए। अगर मैं घर से चली जाऊं, अगर लोग तुम पर शक करें, अगर पुलिस आए। मैं हंस देता। तुम फिल्मी बातें क्यों कर रही हो? लेकिन वो हंसती नहीं थी। एक शाम राहुल ने पूजा को एक फ़ोन दिया। इस नंबर से बात करना, कोई ट्रेस नहीं होगा। उस पल पूजा सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो एक मोहरा बन चुकी थी, और राहुल शतरंज का खिलाड़ी। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर के हर कोने में खामोशी कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। वो सीसीटीवी जिसे मैंने सिर्फ सुरक्षा के लिए लगवाया था, अब किस्मत का सबसे बड़ा गवाह बनने वाला था। उस रात मैंने देखा पूजा ने एक छोटा बैग तैयार किया। मैंने पूछा, कहीं जा रही हो? उसने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन में लौट आऊंगी। उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। जब वो सो गई, मैं देर तक जागता रहा। दिल कह रहा था ये विदाई है, लेकिन दिमाग अब भी भरोसा ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में वो घर से निकलेगी, मैं आरोपी बनूंगा और पूरा शहर मुझे कातिल कहेगा। जिसे मैं पत्नी समझ रहा था, वो उस रात अपने भविष्य की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी, और उस स्क्रिप्ट में मेरा नाम एक आरोपी के तौर पर लिखा गया था। उस रात हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा था क्या। मैं देर से लौटा। पूजा ने खाना नहीं खाया था। कमरे में घुसते ही उसने कहा, मैं थकी हूं, सो जाऊं। मैंने सिर हिला दिया। उसकी आवाज़ में अपनापन नहीं था, बस औपचारिकता थी। रात के करीब 2:17 पर मेरी नींद हल्की सी टूटी। किचन से हल्की आहट आई। मैंने आंखें खोली। पूजा दबे पांव चल रही थी, हाथ में छोटा सा बैग। मैंने सोने का नाटक किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला। एक पल रुकी, जैसे आखिरी बार कमरे को देख रही हो। फिर वो बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ और मेरे भीतर कुछ टूट गया। सुबह हुई, पूजा घर में नहीं थी। मैंने फ़ोन किया, स्विच ऑफ। पहले घबराहट हुई, फिर डर। मैंने सोचा शायद माँ के घर चली गई होगी, लेकिन दोपहर तक उसके घर से फ़ोन आ गया। हमारी बेटी कहाँ है? उधर से आवाज़ आई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तो आपके पास गई थी ना? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। अगली आवाज़ मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। झूठ मत बोलो, तू ही कुछ करके आया है। शाम तक घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। लड़की के घर वाले, पड़ोसी और फिर पुलिस। इंस्पेक्टर विवेक राणा ने सीधा सवाल किया, आपकी पत्नी कल रात कहाँ गई? मेरे पास जवाब नहीं था। सच कहूं तो मेरे पास सिर्फ सन्नाटा था। पूजा के पिता रोते हुए चिल्ला रहे थे, इसने हमारी बेटी को मार दिया या कहीं भगा दिया। लोगों की नज़रें मेरे ऊपर पत्थर बनकर गिर रही थीं। पुलिस ने घर की तलाशी ली। अलमारी, बिस्तर, किचन, सब कुछ, और हर चीज़ मेरे खिलाफ जा रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, आप आखिरी इंसान हैं जो उसके साथ थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि निर्दोष होने की कोई आवाज़ नहीं होती। मुझे थाने ले जाया गया। पूरी रात मैं एक ही सवाल से जूझता रहा, क्या पूजा सच में मुझसे भाग गई या कुछ और हुआ है? अगली सुबह मुझे अचानक एक बात याद आई, सीसीटीवी कैमरा। मैंने कांपते हाथों से कहा, सर, घर में सीसीटीवी लगा है। इंस्पेक्टर राणा पहली बार चौंके। घर लौटकर कैमरा चेक किया गया। स्क्रीन ऑन हुई और उस रात का सच धीरे धीरे चलने लगा। वीडियो में दिखा, पूजा रात 2:21 पर घर से निकलती है, लेकिन अगला सीन, उसके बाहर निकलते ही एक परछाई दिखती है। कोई पहले से मौजूद था। पूजा अकेली नहीं थी। इंस्पेक्टर ने वीडियो रोक दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा के पिता का चेहरा पीला पड़ गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, यह भागना नहीं है, ये तो किसी से मिलने जाना है। कमरे में लगे टीवी की स्क्रीन पर
वो रात फिर से चल रही थी। हर कोई सांस रोके देख रहा था। इंस्पेक्टर विवेक राणा ने रिमोट दबाया। वीडियो स्लो मोशन में चलने लगा। 2:21 AM। पूजा दरवाज़ा खोलती है, एक पल रुकती है, फ़ोन निकालती है और फिर बाहर की तरफ इशारा करती है। अगले ही सेकंड एक चेहरा कैमरे में आता है। चेहरा आधा ढका हुआ, लेकिन चाल पहचान में आने लायक। इंस्पेक्टर की आंखें तेज हो गईं। इसे जूम करो। चेहरा साफ हुआ। राहुल वर्मा, वही आदमी जिसे मैंने बाजार में पूजा के साथ देखा था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वीडियो आगे बढ़ा। राहुल पहले से बाहर खड़ा था, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कब दरवाज़ा खुलेगा। पूजा ने बिना कुछ बोले उसके साथ कदम बढ़ा दिए। न डर न हड़बड़ी, बस एक तय फैसला। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। हाँ, ये पूजा का पुराना जान पहचान वाला है। पूजा के पिता चीख पड़े, झूठ है, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। लेकिन वीडियो किसी की बेटी नहीं पहचानता, सिर्फ सच दिखाता है। अगला सीन और डरावना था। राहुल और पूजा गली के मोड़ पर खड़ी एक बाइक की तरफ बढ़ते हैं। बाइक स्टार्ट होती है, लेकिन जाने से पहले राहुल कुछ करता है। वो पूजा का फ़ोन लेता है और उसे सड़क किनारे नाली में फेंक देता है। इंस्पेक्टर ने वीडियो रोक दिया, यानी फ़ोन जानबूझकर बंद किया गया ताकि लगे वो अचानक गायब हो गई। पूरा कमरा एक साजिश की बदबू से भर गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर ने कहा, एक और कैमरा है। मैं चौंक गया। कौन सा? बिल्डिंग के बाहर वाला। दूसरी फुटेज चली। इसमें साफ दिख रहा था, बाइक पास के हाईवे की तरफ जाती है और फिर एक कार उनके पीछे पीछे चलती है। इंस्पेक्टर की आवाज़ भारी हो गई। मतलब ये सिर्फ दो लोग नहीं थे। पूजा के पिता का सिर झुक गया। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ, ये भागना नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग थी। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, अजय, अगर ये सब पहले से तय था तो तुम्हें फंसाना भी प्लान का हिस्सा था। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जिस औरत को मैंने अपनी इज्जत, अपना भरोसा दिया, वो मेरी कब्र खुद खोद रही थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत टीम को आदेश दिया, राहुल वर्मा को ट्रेस करो, फ़ोन रिकॉर्ड निकालो, उस कार का नंबर ढूंढो। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पूजा ने जाने से पहले घर की अलमारी से कुछ कागज़ निकाले थे, प्रॉपर्टी पेपर्स, मेरे नाम के। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। अब साफ है, ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये लालच था। मैंने पहली बार खुद को रोते हुए नहीं रोका, क्योंकि अब दर्द से ज्यादा डर था। अगर सीसीटीवी ना होता तो शायद मैं आज भी कातिल कहलाता। अब ये साबित हो चुका था कि पूजा भागी नहीं थी, वो ले जाई गई थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो सिर्फ मोहरा थी या इस साजिश की सबसे बड़ी खिलाड़ी? पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। सीसीटीवी की आखिरी फुटेज रुक चुकी थी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर विवेक राणा ने गहरी सांस ली। अब हमें इन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि साजिश जितनी गहरी होती है, उसके निशान उतने ही साफ होते हैं। 3 दिन तक मैं थाने के बाहर अंदर भटकता रहा। कभी आरोपी, कभी गवाह, कभी सिर्फ एक टूटा हुआ पति। गांव से फोन आते, सच क्या है अजय? मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ सच शब्दों में नहीं बताए जाते, वो सिर्फ सहन किए जाते हैं। चौथे दिन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। हाईवे टोल की सीसीटीवी में वो बाइक और कार दोनों कैद हो चुके थे। कार राहुल वर्मा की दोस्त के नाम पर थी। इंस्पेक्टर ने कहा, अब खेल खत्म होने वाला है। एक सुनसान होटल से दोनों को पकड़ा गया। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, पूजा सामने खड़ी थी, जिंदा, सुरक्षित, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे की जगह घमंड था। मुझे सामने लाया गया। वो मुझे देखती रही कुछ सेकंड, फिर बोली, अगर सीसीटीवी नहीं होता तो तुम आज जेल में होते। उस एक लाइन ने मेरे दिल को आखिरी बार तोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, ये सब क्यों किया? राहुल चुप रहा, लेकिन पूजा हंसी, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए थी और पैसा भी। उसने सच उगल दिया, शादी सिर्फ एक ढाल थी, मेरी ईमानदारी उनके लिए सबसे आसान हथियार। योजना साफ थी, मैं फंसूंगा, वो गायब होगी और कुछ महीनों बाद मरी हुई घोषित। प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, सब उनका। पूजा के माता पिता वहीं खड़े थे, उनकी आंखों में शर्म थी और टूटन। पूजा की माँ फूट फूट कर रोई, तूने हमें भी धोखा दिया। लेकिन पूजा शांत थी।
कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, टोल सबूत सब कुछ पेश हुआ। फैसला आया, राहुल वर्मा और पूजा शर्मा दोनों दोषी। मुझे बरी कर दिया गया, लेकिन बरी होना जीत नहीं होती। मैं बाहर निकला, लोगों ने देखा, कुछ ने सिर झुकाया, कुछ ने माफ़ी मांगी, लेकिन जो टूट गया था वो वापस नहीं आ सकता। कुछ हफ्तों बाद मैं उसी घर में अकेला बैठा था। सीसीटीवी कैमरा अब भी लगा था। मैंने उसे बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे किसी को रिकॉर्ड नहीं करना था, मुझे खुद को संभालना था। मैं गांव लौटा। माँ ने कुछ नहीं पूछा। पिता ने सिर्फ इतना कहा, तू निर्दोष था, बस इतना काफ़ी है। लेकिन मैं जानता था, कुछ जख्म सच से भी गहरे होते हैं। जिस औरत के लिए मैंने ज़िंदगी शुरू की थी, उसी ने मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग की थी। और अगर उस रात सीसीटीवी की आंखें बंद होतीं, तो आज मेरी सच्चाई भी दफन हो चुकी होती।